नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम रीट लेवल 1 के 2011 का जो पेपर है उसको सोल्व किया था। आज हम उसी के पार्ट 2 में बात करने वाले हैं, यानी हमने 10 क्वेश्चन की बात कर ली थी। अब जो अगले 10 क्वेश्चन हैं उनकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो यहाँ पर लिया है, संख्याओं 425 तथा 476 का महत्तम समापवर्तक है। इसमें इन चारों में से इसका महत्तम समापवर्तक है। आप मेरे पुराने वीडियो को चेक कर सकते हैं, जहां पर हमने मसपा के बारे में विस्तार से पढ़ा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं मसपा की। तो महत्तम समापवर्तक है, तो जैसे 425 है तो उसका हम क्या करें, पहले अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। महत्तम समापवर्तक ये है कि 425 और 476 में वो गुणनखंड जो 425 में भी आते हैं और 476 में भी, दोनों में आते हैं, कॉमन दोनों में आने चाहिए। महत्तम यानी अधिक से अधिक आते हैं, ठीक है। तो 425 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। तो सबसे पहले देखें कि 4 इकाई के स्थान पे 0 नहीं है, मतलब 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब हम बात करें 3 का भाग जाता है या नहीं, तो 4 + 5 9 और 2 11, इसमें भी 3 का भी भाग नहीं जा रहा था। हम 5 का भाग देंगे, तो 5 का जब हमने भाग दिया तो 8 × 5 = 40 और 25 = 85। फिर 5 का भाग दिया तो 1 7 × 5 = 35। फिर भाग दिया 17 का, 17 × 1 = 17, ठीक है। तो हमारे 425 के जो गुणनखंड हैं वो कितने आ गए हमारे, 5 × 5 × 17। तो ये 425 के गुणनखंड आ गए। अब हम बात करें 476 के गुणनखंड कर देते हैं फटाफट से। तो 476 के इकाई के स्थान पर सम है, 6 है, यानी कि 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग दे देते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग दिया 1 1 9। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब हम देखें तो 3 का भाग भी 9 + 1 10 और 11, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। तो 7 का भाग इसमें एक बार देकर देखते हैं। तो 7 का भाग जा सकता है, तो देखें 7 × 7 4 बचा 49, 7 से 49, और 17 का भाग इसमें जाएगा 17 पर एक बार। तो 476 के जो गुणनखंड है, 476 के जो गुणनखंड है वो कितने आ गए, 2 × 2 × 7 × 17। अब हम यहाँ पर देखें ध्यान से कि महत्तम समापवर्तक का मतलब है कि इस अभाज्य गुणनखंड में वही संख्या इन अभाज्य गुणनखंड में आनी चाहिए। अधिक से अधिक क्या कॉमन आती है दोनों में वो देखा जाएगा। तो 5 इसमें है लेकिन 5 उसमें कहीं पर भी नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इधर कहीं पर भी नहीं है, 2 इसमें है लेकिन 2 इधर नहीं है। मतलब देखें यहाँ पर 17 जो है वो दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है। तो 17 ये और 17 इधर से, तो दोनों का 425 व 476 का मसप या महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो है, संख्याओं 90 60 75 तथा 35 का लघुत्तम समापवर्तक या लसप या LCM ज्ञात करना है। तो अभी हमने HCF या महत्तम समापवर्तक की बात की थी, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन देखते थे। तो इसमें अपन देखेंगे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन आ रहा है उसे तो लेना ही है, लेकिन इसके अलावा भी जो भी गुणनखंड है उन सभी को हम लेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर लसप यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे करते हैं। तो 90 60 75 और 35 इन सबको एक साथ लिख देते हैं और इन सबका एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखें अभाज्य गुणनखंड करें तो हम छोटी संख्या से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो छोटी संख्या 2 का भाग यदि जा रहा है तो उसमें भाग देना है, अगर नहीं जाता है तो हम 3 पर जाएंगे। तो 2 का भाग इसमें जा रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है, सम है, यानी कि 2 का भाग जा रहा होगा। तो 2 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया, 45 बार भाग गया। फिर 2 का भाग 60 में 30 बार गया। 75 में नहीं गया तो उसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, और 35 को भी ऐसे ही लिखा रहने दिया। और फिर से देखें कि 45 में नहीं जा रहा लेकिन 30 में जा रहा है, तो फिर 2 का भाग देते हैं। तो 45 और 30 में कितनी बार जाएगा, 15 बार, 75 बार, और ये हो गया 35। अब हम देखें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि कोई भी संख्या सम नहीं बची है। अब बात करें हम, तो 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखें 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, इसमें भाग जा रहा है 3 का। 1 और 5 6 होता है, इसमें भी जा रहा है भाग। 7 और 5 12 होता है, इसमें भी भाग जा रहा है। 3 और 5 8 होता है, इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो 3 का भाग इसमें दिया तो 1 और 5 15, और ये हो जाएगा 5 × 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 × 15 25 × 75, और इस 35 में भाग नहीं जा रहा है तो उसको एज इट इज लिखा रहने दिया। अब भी जा रहा है 15 में भाग, 3 का भाग जा रहा है तो फिर से हम 3 का भाग देंगे। 5 × 15 5 में नहीं जा रहा है, 25, और यहाँ पर हो जाएगा 35। अब इसके बाद देखें 2 का भाग नहीं जा रहा है। जब एक बार 2 का भाग नहीं गया है तो आगे भी कहीं पर भी 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 का भाग देते हैं, 5 × 5, फिर 5 × 5 और 5 बार 25, और ये 7 बार
ठीक है, एक बार और 5 का भाग जा रहा है, एक बार और ये 7। अब हम देखें किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा, 1 और 1, तो 7 का भाग गया। अब जो भी गुणनखंड आए उन सभी को लिख के आपस में इसका गुणा कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो अब इन सब का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और ये हो जाएगा 25 और 7। तो 36 का 25 से गुणा कर देते हैं, 25, तो ये आ जाएगा 150, हासिल बच्ची 15, 25 तिया 75 और 5 80 90, तो हो गया 900। 900 का 7 से गुणा कर दिया तो 63, 7 तिया 9 तिया 63। तो हमारा जो उत्तर आ गया है वो गुणा कितना आ गया, हमारा उत्तर 6300। तो 90, 60, 75 और 35 का जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 6300। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में देखें, ऑप्शन बी जो है वो हमारा कितना है, 6300। तो हमारा जो उत्तर है वो 6300 राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, जो कि एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। यदि एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करता है, उस काम को करके वो कितने दिन में करेगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनको हम डिटेल में बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इसको हम कैसे करते हैं, देखिए 5 व्यक्ति हैं, वो 8 घंटे काम कर रहे हैं रोज, ठीक है, यानी कि 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं प्रत्येक। तो एक व्यक्ति रोज 8 घंटे काम कर रहा है, एक व्यक्ति रोज 8 घंटे काम कर रहा है, और वो काम कितने दिन तक कर रहे हैं, 3 दिन तक कर रहे हैं। इसका मतलब एक व्यक्ति ने कुल कितने घंटे कार्य किया, एक व्यक्ति ने कुल कितने घंटे, यानी कुल घंटे जो एक व्यक्ति ने कुल कितने घंटे काम किया, तो 8 इंटू 3 यानी कि 24 घंटे काम किया इन्होंने, यानी 8 घंटे के हिसाब से 3 दिनों में उन्होंने 24 घंटे काम किया। एक व्यक्ति ने 24 घंटे काम किया और कुल कितने व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति थे। तो 5 व्यक्तियों ने कुल कितने घंटे कार्य किया, तो 5 व्यक्ति ने कुल कितना घंटे कार्य किया, 5 इंटू 24। देखो प्रत्येक ने 24 घंटे काम किया है, तो 5 व्यक्तियों ने कितना काम कर दिया, तो 20 हासिल बच्ची 2 12 120 घंटे इनको इस कार्य को करने में लगे। 3 दिन तक काम किया, 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम कर रहे थे, तो कुल इन्होंने 120 घंटे कार्य किया। अब हम देखें एक व्यक्ति 4 घंटा रोज काम करता है, तो एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य दिनों की संख्या, किया गया कार्य दिनों की संख्या। अब कितने दिन होंगे, तो दिनों की संख्या के लिए हम क्या करें, जितने घंटे कार्य 5 व्यक्तियों ने किए थे उतने ही घंटे इस एक व्यक्ति को भी करने पड़ेंगे, यानी कि 120 घंटे। जबकि वो पर डे कितने घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे रोज कार्य कर रहा है, तो ये कट जाएगा 4 या 12 और कितने दिन आ जाएगा, 30 दिन। 4 घंटे के हिसाब से वो 120 घंटे काम करता है, तो उसको 30 दिन लगेंगे इस कार्य को पूर्ण करने में। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, देखें क्या है, एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। कुल अंक कितने हैं, 200 हैं। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत एवरेज दे रखा है 48 है, जो चौथे विषय में प्राप्त अंक कितने हैं। तो आप हमारा एवरेज वाला चैप्टर जो मैंने इसमें बना रखा है वीडियो, उसको देख लें, उसमें और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो एक परीक्षा में 4 विषयों के कुल अंक कितने दे रखे हैं। तो 4 विषयों के जो कुल अंक हैं वह हैं 200। तो 200 कुल अंक हैं। यदि 3 विषयों के औसत अंक, तो 3 विषयों का औसत, तो 3 विषयों का औसत जो है वो कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो 3 विषयों का जब औसत दे रखा हो है, तो हमें यदि 3 विषयों का कुल अंक ज्ञात करना है, 3 विषयों का कुल अंक हमें ज्ञात करना है, कुल अंक। तो हम क्या करें, जो औसत दे रखा है, कितना दे रखा है, 48, और उसमें कितनी संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 3 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो हम क्या करें, उसमें 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का जब गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 4 × 12 और 2 14, 144 3 विषयों के कुल अंक आ गए। तो 144 3 विषयों के कुल अंक हैं, तो 200 में से यदि हम 144 को घटा दें तो चौथे विषय का आ जाएगा। तो वही चौथे विषय में प्राप्त अंक, तो चौथे विषय में जो प्राप्त अंक हैं
वो कितने हो जाएंगे, कुल अंक 4 विषय के कुल अंक कितने थे 200, उसमें से 3 विषयों के कुल अंक कितने हैं 144, उसको जब घटा देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 56। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है डी वो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो चौथे विषय में कितने नंबर थे 56 नंबर थे। बाकी का और भी औसत को क्लियर करना है तो आप मेरा औसत वाला वीडियो देख लें। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या था। तो लाभ हानि का भी वीडियो में बना चुका हूँ तो उसको भी आप देख ले। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची का मतलब है यहाँ पर किसकी बात हो रही है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 935। क्रय मूल्य हमें नहीं दे रखा है, वो हमें ज्ञात करना है। तो वो क्रय मूल्य कितना है उसको हमने x मान लिया। तो कभी भी हम इस टाइप के सवाल हल करें तो हम इस पर 100 पर आधारित करें। तो जैसे देखें, इसका क्रय मूल्य माना कि वो क्रय मूल्य 100 रुपये होता, ठीक है, तो 10% लाभ पर बेचा है, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता 110 होता, 110 रुपये, ठीक है। तो 110 रुपये बराबर कितना है 935 और 100 रुपये बराबर कितना है x। तो इसको हम क्या करें अनुपात के रूप में लिख दें, यानी कि 100/x लिख दें, यानी क्रय मूल्य क्या है अपना 100 माना है तो कितने रुपए होता है वो x रुपये होता है। ऐसे ही अगर 110 10% लाभ के ऊपर तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 के हिसाब से 110 और कितने रुपए में है वो 935 रुपये के रूप में है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। x को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो x को जब हमने दूसरी तरफ भेजा, इधर हमारा रह गया 100 गुणा 935 बटे ये 110 इसके नीचे आ जाएगा, 110 बराबर हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सोल्व कर देते हैं तो क्या आएगा, देखें सोल्व कर दिया हमने तो ये कट जाएगा 11×8 88, 5 बचा, 11×5 55, तो 85। तो x बराबर हमारा आ गया उत्तर 85 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 850 रुपये। तो 850 रुपये की साइकिल थी, यानी उसका क्रय मूल्य कितना था 850 रुपये। तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर वह 3 साल बाद, समय 3 साल बाद उसने 7,250 रुपये वापस करता है तो उसने कितना रुपये उधार लिया था। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसका मूलधन कितना था, उसने कितने रुपये उधार लिया था। तो यहाँ पर देखें क्या क्या हमें दे रखा है, तो P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं दे रखा है, पूछा है मूलधन, दर दे रखी है, दर जिसको हम R रेट कहते हैं वो कितनी दे रखी है 15%, समय T टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है 3 साल, और हमें यहाँ पर ब्याज भी नहीं दे रखा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी हमें नहीं दे रखा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा होता तो हम डायरेक्ट इससे ज्ञात कर लेते हैं। अमाउंट हमें दे रखा है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन, यानी कि 7,250 रुपये मिश्रधन, यानी कि मूलधन और उसमें ब्याज को जोड़ दें तो वो मिश्रधन के बराबर होता है। ए अमाउंट यानी मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज दे रखा होता तो मिश्रधन में से साधारण ब्याज घटा लेते और मूलधन ज्ञात कर लेते, या फिर साधारण ब्याज दे रखा होता उससे भी हम मूलधन ज्ञात कर लेते। लेकिन अब हम यहाँ पर देखें मिश्रधन हमें दे रखा है 7,250 रुपये, मूलधन हमें नहीं दे रखा है जिसको हम P कह रहे हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र होता है P प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन 100, तो ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो जहाँ पर साधारण ब्याज लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख दें PRT बटे 100 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 7,250 बराबर P यहाँ पर भी है, P यहाँ पर भी है, P हमने कॉमन बाहर निकाला, अंदर बचा P की जगह तो 1 प्लस यहाँ पर बचा RT बटे 100। अब हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा 7,250 बराबर P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1 प्लस R कितना है, R कितना है 15 है, गुणा टाइम कितना है 3 और बटे में 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7,250 बराबर P इंटू, देखो एक इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका एलसीएम 100 के साथ लेते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा
100 और यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 15 का 3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 45 और इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 7250 बराबर P इंटू 145/100। अब हमें P का मान ज्ञात करना है तो P को हम यही रखें और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो जो नीचे हर है वो जाएगा ऊपर और गुणा करेगा और जो ऊपर है वो जाएगा नीचे, यानी कि हर में। तो P का मान हो जाएगा P बराबर 7250 गुणा 100/145। अब हम इसको काट दें 145 से, तो 5 के पहाड़े से जब 145 का गुणा करते हैं, 145 का 5 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 25, हासिल बची 2, 5 चौक 20, 2 22, हासिल बची 2, 5 और 2 725 आता है। तो ये कट जाएगा 5 बार और पीछे 0 है तो ये हो जाएगा 50। तो 50 इंटू 100 करते हैं तो P बराबर कितना हो जाएगा 50 इंटू 100। तो 50 इंटू 100 किया तो ये हमारा उत्तर आ गया 5000 रुपये। तो 5000 रुपये हमारा मूलधन था जिस पर हमें 15% वार्षिक ब्याज लगी और 3 साल के लिए। तो इसके बाद हमने जो लौटा है वो कितना था 7250। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। 500 रुपये का 6 महीने का 8% की 6 माही दर से ब्याज होगा। देखिए, ब्याज अगर 6 माही दर लगता है, ब्याज जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है 6 माही दर, तो दर दुगनी हो जाएगी और समय उसका आधा हो जाएगा। देखें कैसे, तो 500 रुपये, तो मूलधन जो है वो हमारा कितना है, P बराबर 500 रुपये है और जो दर है वो कितनी है 8% है। तो दर का हम क्या कर रहे हैं, देखो 6 माही दर यानी कि हमें 1 साल के लिए लेना है तो वो दर 8% 6 महीने में लग रही है, 8% अगले 6 महीने में और लगेगी। तो 8% के हिसाब से हम क्या करें, 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 16% हो जाएगी। ठीक है, तो दर जो है वो 16% हो जाएगी। अब समय की बात करें, समय को हमें क्या करना है 1 वर्ष लेना है, तो 1 वर्ष में हमें 2 बार भाग देना पड़ेगा, यानी समय क्या हो जाएगा हमारा 1/2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये दर को हम बदल देंगे और समय को भी बदल देंगे जब 6 माही दर की बात हो रही है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो वही PRT/100 का उपयोग करते हैं। तो P कितना है 500 रुपये है, गुणा R अब बदल के कितनी हो गई है 16, गुणा T कितना है 1/2 और अपॉन में कितना है 100। अब इसको सोल्व करते हैं, 100 से 100 कट गया, ये कट गया 8 बार और हमारा उत्तर आ गया 8 पंचे 40 रुपये। तो 6 माही दर से 8% की जो ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना लगा 40 रुपये। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हमने एक और क्वेश्चन लिया है। देखें, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है ये, देखते ही आंसर इसका निकल जाएगा। निम्न वस्तु में से कौन सी समतल है। समतल का मतलब एकदम सीधी, समतल का मतलब हम जानते हैं कि एकदम प्लेन समतल। ठीक है, सीधा। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए कागज, बी गिलास और सी गेंद और डी बेलन। तो 4 ऑप्शन हम स्पष्ट हमें पता चल रहा है कि जो कागज है वो क्या है, समतल है, एक समतल का रूप है। ठीक है, जब हम इस पर कोई आकृति बना रहे हैं तो वो एक समतल का कार्य करती है। लेकिन गिलास को हम देखें तो गिलास समतल नहीं हो सकता है और गेंद जो गोल होती है वो भी समतल नहीं हो सकती है, बेलन है वो भी समतल नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ए कागज होगा। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन हमने लिया है। एक व्यक्ति एक्स, कोई व्यक्ति एक्स है जिसने 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाय, कोई व्यक्ति वाय है को बेच देता है। वाय उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। तो वाय ने किस मूल्य पर वस्तु को बेचा। तो सवाल में देखें, सबसे पहले व्यक्ति एक्स ने क्या किया, 100 रुपये की वस्तु, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य था, रियल में जो क्रय मूल्य था, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, उसने 10% की हानि से बेच दिया। तो 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया 90 रुपये हो गया, क्योंकि 10% की हानि से बेच रहा है। ठीक है, तो इसलिए विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य कितना हो गया 90 रुपये हो गया। मतलब ये हुआ कि व्यक्ति वाय के लिए क्रय मूल्य कितना हुआ, व्यक्ति वाय ने कितने रुपए में खरीदा 90 रुपये में खरीदा, 90 रुपये में। लेकिन उस व्यक्ति ने जेड को 10% लाभ से जेड को बेचा। ठीक है, तो 10% लाभ से बेचा, यानी कि 90 रुपये का 10%
देखो जो बोला है अपन जो बोल रहे हैं उसको लिखना है। 90 का 10% यानी 90 का मतलब गुणा 10 यानी 10% का मतलब होता है 10/100। तो इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 रुपये। तो 90 रुपये का 10% कितना आ गया 9 रुपये आ गया। तो 10% लाभ से इसको बेचा तो क्रय मूल्य तो था 9 रुपये 90 रुपये और उसमें 10% का लाभ हुआ है तो टोटल कितने रुपए में उसको बेचा उसने, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 99 रुपये। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद जो बाकी के 10 क्वेश्चन बच रहे हैं उनको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो हम आखिरी क्वेश्चन है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखें, इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है परीक्षा में, सत्य और असत्य इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब इसने क्या बोला है कि जो कौन सा कथन है वो असत्य है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले बात कर लें जो हमें पता चल जाएगा कि क्या बात सत्य है क्या बात असत्य है। ठीक है, तो इससे अपने आप बाहर निकल जाएगा कि कौन सा असत्य है। देखिए, सबसे सिंपल सा है, पहले यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखिए क्या है, आयत की आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो सीधी बात हम जानते हैं कि भाई ये आयत है तो इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं ये दोनों आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत की विशेषता यही होती है कि चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो समकोण होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी डी ऑप्शन तो सत्य है, हमें ढूंढना है असत्य। अब हम बात करें किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। तो ये किन्हीं एक बिंदु, एक ये बिंदु है, यहाँ से गुजरने वाली 2 किरणें, तो हमने एक किरण यहाँ पर निकाल दी इस तरह से और एक किरण हमने यहाँ पर निकाल दी, तो ये जो बना भाग है वो क्या बनेगा, कोण, यानी जो आकृति बनी वो क्या है, कोण है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन है वो भी सत्य है, हमें ढूंढना है असत्य। अब हम यहाँ पर देखें, जैसे इस चित्र को देखने से हमें पता चल रहा है, हम यहाँ पर 3 चीज़ों की बात करेंगे, किरण, रेखा और रेखाखंड, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में यही सब लिखा हुआ है। तो किरण की बात हमने कर ली कि किसी एक बिंदु से प्रारंभ हो रही है, मतलब इसका एक बिंदु तो स्थिर है, यानी जब बढ़ेगी तो वो किस तरफ बढ़ेगी, केवल और केवल दूसरे भाग की ओर बढ़ेगी। ठीक है, यानी दूसरी तरफ से बढ़ेगी, इधर से नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात है रेखा, तो रेखा जो होती है इसके दोनों मुंह खुले होते हैं, यानी कि दोनों तरफ से वो किधर भी बढ़ सकती है। ठीक है, फिर होता है रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब होता है दोनों बिंदु स्थिर हैं, यानी कि उसका मान फिक्स हो जाएगा, इससे आगे वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम रेखाखंड। तो किरण, रेखा और रेखाखंड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखें, पहला ऑप्शन हो गया सही, दूसरा चौथा भी सही, अब बचे हुए 2 ऑप्शन हैं। तो किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो हम जानते हैं, जैसे ये आकृति हमने बनाई है त्रिभुज, तो त्रिभुज में हमने जो 3 लाइनें प्रयोग की, वो हम तीनों लाइनें क्या प्रयोग की, तो देखें हम रेखाखंड प्रयोग कर रहे हैं जिसमें दोनों ओर से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब जो त्रिभुज बन रहा है वो किससे बना है, रेखाखंड से बना है। इसका मतलब बी भी सही है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है उसमें क्या कहा गया है, किन्हीं रेखाओं से गिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो अभी हमने बात करी रेखाओं से गिरी आकृति, इसका मतलब ये जो त्रिभुज बनेगा वो संभव तो है ही नहीं, क्योंकि ये आगे और बढ़ता जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी ये स्थिर नहीं है, आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब असत्य कथन कौन सा है, सी वाला। तो हमारा जो राइट आंसर जो है, राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, सी है। ठीक है, इस प्रकार से हमने बात कर ली 10 क्वेश्चन की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन की बात की थी। तो 2011 जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं उसमें हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। अगले वीडियो में हम बचे हुए 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद हम आगे के और भी चैप्टर हैं जिनको हम रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे, और दूसरे जो 2018 में हुआ उन सभी क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तैयारी करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट।